हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलिए, आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। तो देखिए क्या कह रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। इसको आप एक नाम से और भी जानते हैं, इसे कहते हैं इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी इनकम। किसी और पर्सन की इनकम एसएससी की इनकम में जुड़ जाना, उसे कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्या होता है इसमें? हमने पढ़ा था सर रेगुलर क्लास के अंदर कि हम क्योंकि इंडिया में जो टैक्स है वो प्रोग्रेसिव रेट पे है, ठीक है, वो प्रोग्रेसिव रेट पे है। तो कई बार हम क्या करते हैं, हमारी इनकम को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी जो टैक्स रेट हायर लग रही है, जो हायर स्लैब रेट हम पे एप्लीकेबल हो रही है, वो टैक्स हम पे ना लगे और हम अपने रिश्तेदार के अंदर, अपने स्पाउस में, बच्चों में उस इनकम को डाइवर्ट कर दें ताकि इनकम भी घर में ही रह जाए और टैक्स का पेमेंट भी कम करना पड़े। तो उन चीजों को रोकने के लिए क्लबिंग प्रोविजन लगाए गए। साथ ही साथ कुछ और कंडीशंस भी है, कुछ और केसेस भी है जिनमें क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम क्या क्या यहाँ पे कवर है। सेक्शन जो है 60 से लेके 65 तक यहाँ पे कवर रहेगा। तो क्या क्या रूल है देखिए। सबसे पहले मैंने कुछ जनरल रूल लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं सुनिए, कि अगर आप किसी की इनकम किसी और पर्सन में क्लब कर रहे हैं तो पहले आप इनकम कैलकुलेट करेंगे। पहले आप क्या करेंगे? इनकम कैलकुलेट करेंगे और फिर उस इनकम को क्लब करेंगे। सर समझ नहीं आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके माइनर चाइल्ड को रेंट मिला, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट मिला, ठीक है। तो आप उस रेंट को क्लब नहीं करेंगे, उस रेंट की पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हिसाब से इनकम कैलकुलेट करेंगे और जो फाइनल इनकम निकल के आएगी उस इनकम को वहां पे क्या करेंगे? ले जाके क्लब करेंगे। समझ गए? तो पहले आप उसकी जीए भी निकालेंगे, एनए भी निकालेंगे, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी है वो सब लेस करके जो फाइनल अमाउंट आएगा दैट विल बी चार्ज टू क्लबिंग, दैट विल बी क्लब इनटू पेरेंट्स इनकम। समझ गए? तो क्लबिंग हम नेट इनकम की करेंगे इनकम निकालने के बाद। तो क्या लिखा है? फर्स्ट कंप्यूटेड, पहले इनकम को कंप्यूट करेंगे, आफ्टर दैट उसको क्लब करेंगे। ओके, चलिए सर दूसरा पॉइंट आ जाएगी। दूसरा पॉइंट कहा गया है कि सर अगर जिसकी इनकम हमने क्लब की है उसकी इनकम डिडक्शन के लायक है तो इनकम भी क्लब होगी और डिडक्शन भी मिलेगी। सर इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कि आपके माइनर चाइल्ड को सेविंग बैंक में इंटरेस्ट मिला। अब सेविंग बैंक में इंटरेस्ट मिला तो हम अदर सोर्स में जोड़ देंगे। किसकी इनकम में? पेरेंट्स की इनकम में। पर पेरेंट्स को 80 टीटीए या 80 टीटीए की जो छूट मिलनी थी वो भी मिलेगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट किसमें कवर होता है? 80 टीटीए के अंदर, तो वो डिडक्शन भी उनको मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इनकम जोड़ देंगे, अगर वो डिडक्शन मिलने लायक है तो फिर डिडक्शन भी देंगे आप, राइट। चलिए सर, क्या लॉस भी क्लब होते हैं? यस, लॉस भी क्लब होते हैं। लॉस भी क्लब होने का मतलब, भाई लॉस तो वैसे कुछ होता ही नहीं है, लॉस का मतलब होता है नेगेटिव इनकम। तो लॉस क्लब होने का मतलब अगर जिसकी इनकम आपके हैंड में जुड़ रही है उसको लॉस हुआ है, जिसकी इनकम आपके हैंड में जुड़ रही है उसको लॉस हुआ है, तो आप उसके लॉस को अपने अंदर क्लब करेंगे और बाद में उस लॉस को सेट ऑफ करेंगे अपनी दूसरी इनकम से, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से। ओके चलिए आगे कहा गया कि सर आपकी इनकम किसी और में क्लब हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी टैक्स पे करने की लायबिलिटी खत्म हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी टैक्स पे करने की लायबिलिटी खत्म हो गई। जब तक वो पर्सन टैक्स पे ना कर दे जिसकी इनकम में आपकी इनकम जुड़ी है, तब तक आपकी लायबिलिटी खत्म नहीं होती। इसका मतलब क्या है? सर मान लीजिए ये एक बच्चा है, ठीक है, माइनर चाइल्ड है, मान लीजिए ए, इसकी इनकम इसके पेरेंट में क्लब हो गई, ठीक है, जिनका नाम है एक्स। अब टैक्स पे किसको करना है? नो डाउट एक्स को करना है। पर जब तक एक्स टैक्स का पेमेंट नहीं कर देता तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि एक लायबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि कल को अगर एक्स ने पेमेंट नहीं किया तो टैक्स की वसूली ए से भी की जा सकती है। ओके, तो इसलिए जब तक ट्रांसफर टैक्स का पे नहीं कर देता तब तक ट्रांसफरी की लायबिलिटी खत्म नहीं होती। तो ये कुछ कॉमन प्रोविजन थे। अब आइए मेन प्रोविजन, जो किस सूरत में कौन सी इनकम क्लब होगी, किसमें होगी, वो सारी बातें हम करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है और आपने वो प्रॉपर्टी अपने रिलेटिव को ट्रांसफर कर दी, ठीक है, स्पाउस को कर दी, सन्स वाइफ को कर दी, आपने अपने रिलेटिव को वो असेट ट्रांसफर कर दी, असेट ट्रांसफर नहीं करी, सॉरी, इनकम ट्रांसफर कर दी, ठीक है, असेट तो करनी नहीं है।
ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। आपने सिर्फ इनकम ट्रांसफर करी, एसेट ट्रांसफर नहीं करी। सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, मान लीजिए मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, एक घर है मेरे पास, उस घर से मुझे रेंट मिलता है। मैंने अपने टेनेंट से कहा कि भैया अगले महीने से जो तू रेंट देगा वो चेक मेरे नाम से मत देना, वो चेक मेरी वाइफ के नाम से। तो हो गई इनकम ट्रांसफर, पर घर अभी भी मेरे नाम पे है। तो डिपार्टमेंट ने कहा भैया ऐसा कैसे हो सकता है, प्रॉपर्टी अभी भी आपके पास है और आपने सिर्फ इनकम ट्रांसफर कर दी। तो ये तो सिंपली आप अपनी इनकम को डाइवर्ट कर रहे हैं। तो हम इसे ऐसा नहीं करेंगे, हम उस इनकम को आपकी ही इनकम मानेंगे। ठीक है, तो वो जो इनकम मेरे स्पाउस को मिल रही है वो क्लब हो जाएगी मेरी इनकम के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ इनकम ट्रांसफर की है, एसेट ट्रांसफर नहीं की है। ओके, तो इनकम किसकी हो जाएगी? ट्रांसफरर की, ट्रांसफर करने वाले की। नेक्स्ट आ जाएगी सर, नेक्स्ट कहा सर रिवोकेबल ट्रांसफर। हमने किसी को असेट तो ट्रांसफर करी हमने किसी को असेट तो ट्रांसफर करी, पर वो रिवोकेबल ट्रांसफर करी। अब रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है सर? रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब होता है राइट टू रीअज्यूम, मतलब कि मैंने किसी को असेट दी और साथ में ये भी कहा कि भैया मैं जब चाहूं तब तुमसे वापस ले सकता हूँ। ठीक है, मैं जब चाहूं तुमसे तब वापस ले सकता हूँ। तो बताइए क्या वाकई में मैंने उसे असेट दी? नहीं, मैंने तो उसे नहीं दी। मैंने तो सिर्फ शो करने के लिए उसको असेट दिए ताकि मुझे टैक्स ना देना पड़े, और उसकी इनकम क्योंकि ऑलरेडी कम है तो उसका टैक्स वैसे ही नहीं लगेगा। तो टैक्स सेविंग के लिए हमने ये काम किया, बाकी ट्रांसफर करने का हमारा कोई मोड नहीं था। तो अगर ऐसा ट्रांसफर किया गया है तो दैट इज कॉल्ड रिवोकेबल ट्रांसफर। ठीक है तो इस ट्रांसफर है राइट टू रीअज्यूम, तो उसे कहते हैं रिवोकेबल ट्रांसफर। ओके, ठीक है। अब कई केस में ट्रांसफर रिवोकेबल नहीं होता सर, इररिवोकेबल हो जाता है। अब सर वो सिचुएशन क्या है? मान लीजिए मैंने किसी पर्सन को असेट दी और मैंने उसे कहा कि भैया जब तक तू जिंदा है ये असेट तेरी। मान लीजिए कोई बुजुर्ग था मेरा कोई रिलेटिव है, बुजुर्ग है, और मुझे उसकी मदद करनी है, पर उसके बच्चों की मदद नहीं करनी मुझे। तो मैंने क्या कहा कि ये अंकल मैं आपको ये असेट ट्रांसफर कर रहा हूँ, जब तक आप जिंदा हो ये असेट आपकी, आपसे कोई नहीं ले सकता। आपके जाने के बाद ये असेट वापस मेरी हो जाएगी। तो अब जब तक वो जिंदा है तब तक असेट इररिवोकेबल है। तो वो इनकम, उससे अगर कोई असेट से इनकम हो रही है तो वो मेरी नहीं होगी, वो उन्हीं की होगी। और उनके जाने के बाद वो असेट खुद की हो जाएगी, वापस मेरी हो जाएगी, तो फिर तो इनकम मेरी ही है। समझ गए? चलिए, तो लिखा गया ट्रांसफर इररिवोकेबल होगा अगर ऐसा कोई ट्रांसफर कर दिया जो नॉट रिवोकेबल इन लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मतलब जिसको फायदा मिल रहा है उसकी लाइफ में रिवोकेबल ना हो। ठीक है, और या फिर नॉट रिवोकेबल इन लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफर, जिसको दिया है उसकी लाइफ में रिवोकेबल ना हो। सर ये दो पॉइंट क्या है, मैं दोनों को दोबारा समझा देता हूँ। मैंने एक पर्सन को असेट दी, मैंने बताया ना अभी अंकल को असेट दी। अब मैंने उनको कहा कि भैया इस असेट से आप कुछ पैसा मेरी वाइफ को देते रहना। ठीक है, और जब तक मेरी वाइफ जिंदा है तब तक आप उनको पैसा देते रहेंगे और ये असेट आपके रहेंगे। ठीक है, तो बेनिफिशियरी कौन है? मेरी वाइफ। तो जब तक वो जिंदा है तब तक ये ट्रांसफर इररिवोकेबल है। ठीक है, या फिर मैंने उनको कहा पहले जिस मैंने बताया था कि आप जिंदा है तब तक ये असेट आपकी है। तो दोनों ही केस में जिसकी लाइफ टाइम के लिए दिया गया था वो जब तक जिंदा है, आप तो ये याद रखिए, जिसकी लाइफ टाइम की कंडीशन पे दिया गया था वो अगर जिंदा है, वो अगर जिंदा है तो वहां तक तो वो इररिवोकेबल है, और उसके जाने के बाद वो रिवोकेबल हो जाए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाएगी सर रेमुनरेशन टू स्पाउस फ्रॉम ए कंसर्न इन विच अदर स्पाउस है सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहता है ये? मान लीजिए सर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड हूं। पहले ये क्लियर कर देते हैं सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड होने का मतलब क्या होता है। सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड होने का मतलब होता है 20% और मोर शेयर होल्डिंग या फिर प्रॉफिट शेयर। ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे पास या मेरे रिश्तेदार के पास, ध्यान से सुनना, मेरे प्लस मेरे रिश्तेदार के पास मिला के अगर 20% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग है या फिर प्रॉफिट शेयर है, तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाऊंगा? सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। समझ गए? मैं या मेरी फैमिली मिला के अगर उस कंसर्न के 20% और मोर शेयर होल्डिंग या प्रॉफिट शेयर रखते हैं तो मैं उस कंसर्न के अंदर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। अब अगर उस कंसर्न से मेरी वाइफ को कोई सैलरी मिलती है, क्योंकि अब मैं कंट्रोल कर सकता हूं ना भाई, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में 20% का मालिक हूं मैं तो उसको कंट्रोल कर ही सकता हूं। ठीक है, उसमें कुछ मैनिपुलेशन करवा सकता हूं। तो इसलिए छोटे मोटे शेयर होल्डर को नहीं बोला गया, 20% और मोर वालों को बोला गया।
तो मैंने क्या कहा कि भैया मेरा जो हिस्सा बनता है या मेरा जो प्रॉफिट बनता है या कैसे भी करके ये पैसा इनडायरेक्टली मेरे घर पहुंचा दो, मतलब मेरी वाइफ को सैलरी शो कर दो, जिससे होगा क्या कि आपके यहाँ पे एक्सपेंसेस शो हो जाएगा, आपको तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा और मेरे इनकम मेरे वाइफ के हैंड में चली जाएगी, तो मुझे भी हायर रेट से टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मेरी इनकम ऑलरेडी ज्यादा है, मेरी इनकम ऑलरेडी ज्यादा है, 10 लाख से ऊपर है। ठीक है, तो आप मुझे देने की बजाय आप क्या कर दो, वाइफ को दे दो सैलरी, तो उनकी इनकम कम है तो मुझे भी ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, प्लस आपके भी खर्चा क्लेम हो जाएगा। समझ गए? इस तरीके से मैं प्लान कर सकता हूं अगर मैं 20% और मोर शेयर होल्डर हूं। ओके, अब सवाल आया कि सर जो स्पाउस को सैलरी मिल रही है क्या वो मेरी इनकम में जुड़ेगी? तो इट डिपेंड्स कि स्पाउस को सैलरी किस बेसिस पे मिल रही है। हमेशा तो जरूरी नहीं है टैक्स प्लानिंग ही हो, जीनन केस भी तो हो सकता है। अगर मेरे स्पाउस में कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, फॉर एग्जांपल वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनको उस बात के लिए पैसा मिल रहा है, वो अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की सर्विस दे रहे हैं, तो ठीक है, फिर वो इनकम उन्हीं की है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, वो मेरी वजह से नहीं मिल रही। बट अगर उनमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है फिर भी उनको सैलरी दी जा रही है, तो दैट सैलरी विल बी क्लब्ड इन माय हैंड। ओके, तो एसएससी क्या होना चाहिए? सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड होना चाहिए। पहली बात, सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड का मतलब 20% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग या प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। ठीक है, किसके पास? सर खुद के पास प्लस फैमिली के पास मिला के। ठीक है, खुद के पास और फैमिली के पास मिला के। फैमिली में कौन कौन है सर? हस्बैंड वाइफ, ठीक है, ब्रदर सिस्टर लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट, तो बच्चे और पिता माता तो सब इसमें आ गए। ठीक है, आगे लिखा गया है कि सर अगर जो सैलरी मिली है वो ड्यू टू नॉलेज स्किल और क्वालिफिकेशन है तो क्लबिंग नहीं होगी। हाँ भाई नहीं होगी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? ठीक है, अब इसमें सर एक स्पेशल केस हो रहा था। स्पेशल केस क्या आता है सर? फिर मान लीजिए मैं भी सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड हूं और मेरे स्पाउस भी सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, हम दोनों ही इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, तो सर अब क्या होगा? अब तो दोनों ही सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है। अब अगर मुझे सैलरी मिल रही है या स्पाउस को सैलरी मिल रही है, क्वालिफिकेशन की वजह से मिल रही है, तो खुद की खुद में टैक्सेबिलिटी कर दो, राइट? ठीक है, दोनों सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड है, तो मुझे अगर मेरी क्वालिफिकेशन की वजह से सैलरी मिल रही है तो वो मेरी इनकम है, स्पाउस को अगर क्वालिफिकेशन की वजह से सैलरी मिल रही है तो वो उनकी इनकम है। अगर दोनों को या एक को सैलरी मिल रही है विदाउट क्वालिफिकेशन, तो वो इनकम उस पर्सन की इनकम में जुड़ेगा जिसकी अदर इनकम ज्यादा हो। ठीक है, इस इनकम को छोड़ के, जो हमें उस फॉर्म से मिल रहा है उसको छोड़ के, अदर इनकम जिसकी ज्यादा हो उसकी इनकम में दूसरे पार्टनर की इनकम क्लब हो जाएगी। समझ गए? ओके, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं कि भैया मैं और मेरी वाइफ दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, दोनों को सैलरी मिल रही है, ठीक है, और विदाउट टेक्निकल नॉलेज मिल रही है, ये मान लीजिए। अब जाहिर सी बात है दोनों की इनकम में से एक की इनकम क्लब होनी है किसी दूसरे में। अब मेरी अदर इनकम ज्यादा है, मेरी अदर इनकम ज्यादा है, तो इसका मतलब उनकी सैलरी मेरे हैंड में क्लब होगी और मेरी तो ऑलरेडी मेरे हाथ में है ही। ठीक है, इस तरीके से क्लबिंग हो जाएगी। तो इफ बोथ आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, तो जिसकी इनकम ज्यादा हो उसके हैंड में वो क्लबिंग हो जाएगी। क्वालिफिकेशन है तो क्लबिंग होती नहीं है। आगे आ जाइए सर, आगे लिखा सर इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। अब बोला कि चलो सर असेट भी नाम कर दी। अब भैया अगर असेट तुमने नाम कर दी है, ट्रांसफर कर दिया है असेट को, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन या इनएडुकेट कंसिडरेशन, तो हम अभी भी क्लबिंग करेंगे। और पूरा कंसिडरेशन ले लिया प्रॉपर्ली, आप कहते हो कि सर जितने की एसेट है उतने में बेच दी वाइफ को, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आपने फुल कंसिडरेशन लेके एसेट ट्रांसफर की है तो कोई क्लबिंग नहीं होगी। जिसने खरीदी है उसकी इनकम में जाएगा, है ना? ऐसे हस्बैंड ने बेची वाइफ ने खरीदी, वाइफ ने बेची हस्बैंड ने खरीदी, तो जिसने खरीदी है उसकी इनकम में जाएगा अगर फुल कंसिडरेशन लिया गया है तो। अगर विदाउट कंसिडरेशन या इनएडुकेट कम कंसिडरेशन में एसेट दी गई है तो क्लबिंग प्रोविजन अभी भी अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पे एसेट में हाउस प्रॉपर्टी को कवर नहीं किया गया है, यहाँ पे एसेट में हाउस प्रॉपर्टी को कवर नहीं किया गया है। क्यों कवर नहीं किया सर? उस पर भी तो इनकम होती है। यस, उस पर इनकम होती है और उसकी क्लबिंग भी हो जाती है, पर यहाँ कवर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सर ये हमने एक सेक्शन पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी के अंदर 27, सेक्शन 27, ये उसमें ऑलरेडी हो चुका है। मतलब वहां पे एक प्रोविजन था डीम्ड ओनरशिप का। अगर मैंने अपना घर वाइफ को ट्रांसफर दिया है विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उस घर से होने वाली इनकम मेरे हैंड में आनी चाहिए, पर वो इस चैप्टर में लाने की जरूरत नहीं है।
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही कह दिया गया था कि उस घर का मालिक मैं माना जाऊंगा। अगर मैंने विदाउट कंसिडरेशन या विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन मैंने अगर अपनी वाइफ को कोई एसेट ट्रांसफर की है तो उसका मालिक मैं ही माना जाऊंगा। अब अगर मालिक ही मैं माना जा रहा हूं शुरू से ही, तो ऑलरेडी इनकम मेरे हैंड में आ चुकी है, क्लबिंग करने की कहां जरूरत है? समझ गए? क्योंकि एचपी में पढ़ा था ना कि जो मालिक होता है उसके हैंड में ही इनकम जाती है, तो ऑलरेडी इनकम मेरे हैंड में, क्लबिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है, राइट। चलिए, तो यहाँ पे हम दूसरी एसेट की बात कर रहे हैं सर, कि दूसरी एसेट अगर आपने स्पाउस को दी है विदाउट कंसिडरेशन या इनएडुकेट कंसिडरेशन, तो उससे होने वाली इनकम ट्रांसफरर की इनकम में आ जाएगी। क्लियर? ओके। अब सर इसके कुछ एक्सेप्शन भी है ना। आपने पढ़ा होगा कि सर डाइवोर्स हो जाता है तो एलिमनी के नाम पे कुछ असेट दी जाती है, होती। फिर डाइवोर्स हो गया, असेट का बंटवारा हो गया कि भैया हस्बैंड अपने वाइफ को कुछ असेट दे देगा, तो वो असेट जो हस्बैंड ने एज ए एलिमनी, एज ए एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, अलग रहने के समझौते में अपनी वाइफ को दी है, क्या सर उसकी भी क्लबिंग होगी? नहीं, उसकी क्लबिंग नहीं होगी। उसकी क्लबिंग क्यों नहीं होगी सर? क्योंकि सर अब आपका रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, आपने उनको असेट दे दी, वो आपसे कनेक्टेड ही नहीं है, तो उनकी इनकम आप में क्यों जोड़ी जाए? आपका तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही नहीं है, राइट। तो एक बात तो आप ये ध्यान रखिए कि एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, अलग रहने के समझौते में अगर कोई एसेट दी जा रही है तो उसकी क्लबिंग नहीं होगी। दूसरा, मैंने आपको एक गोल्डन रूल यहाँ पे बताया था कि स्पाउस की इनकम आपकी इनकम में तभी क्लब होगी जब आपकी और उनकी मैरिज जो है या फिर हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो दोनों टाइम पे मौजूद हो। सर दोनों टाइम कौन से? पहला टाइम जब आपने एसेट ट्रांसफर की थी, और दूसरा टाइम जब आप इनकम कमा रहे हैं। दोनों टाइम पे आपका रिलेशन होना जरूरी है। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये कि आप शादी से पहले कोई एसेट ट्रांसफर कर देते हैं तो उसकी क्लबिंग नहीं होती, क्योंकि ट्रांसफर करते टाइम पे आप हस्बैंड वाइफ नहीं थे, ठीक है। आप शादी के बाद कोई एसेट ट्रांसफर करते हैं और डाइवोर्स हो जाता है, तो डाइवोर्स के बाद क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि अब कमाते टाइम पे रिलेशन नहीं है। समझ गए? पहले दिया तो ट्रांसफर करते टाइम रिलेशन नहीं है, कमाते टाइम रिलेशन, तो इसलिए क्लब नहीं होगी। और देने के बाद डाइवोर्स हो गया तो देते टाइम रिलेशन है पर कमाते टाइम रिलेशन नहीं है, इसलिए क्लबिंग नहीं होगी। और शादी के बाद दिया और शादी चल रही है तो क्लबिंग होती रहेगी, क्योंकि देते टाइम भी रिलेशन है और कमाते टाइम भी रिलेशन है। समझ गए? तो सर दोनों टाइम पे रिलेशन का होना जरूरी है, राइट। तो देखिए क्या बोला है, इनकम अगर एडुकेट का कंसिडरेशन लेके सर ट्रांसफर किया तो क्लबिंग नहीं होगी। हाँ सर नहीं होगी, ठीक है। अगर सर एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट में दिया तो क्लबिंग नहीं होगी। हाँ जी नहीं होगी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि सर इफ ट्रांसफर इज मेड एट ए टाइम वेयर नो रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड वाइफ, इसका मतलब सर शादी के पहले या डाइवोर्स के बाद, उस टाइम दिया है तो क्लबिंग नहीं होगी, राइट। आगे ये पॉइंट लिखा भी है कि जो रिलेशन है वो कमाते टाइम पे प्लस ट्रांसफर के टाइम पे, दोनों टाइम पे होना चाहिए सर, तो ही क्लबिंग प्रोविजन लगेंगे, वरना नहीं लगेंगे, राइट। आगे लिखा सर इनकम अराइजिंग टू ट्रांसफर फ्रॉम अक्रेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। ये देखिए ये अच्छा पॉइंट है, ये पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया कि अगर आपने स्पाउस को कोई प्रॉपर्टी दी और उस प्रॉपर्टी पे उनको एक्रेशन होता है या कुछ इनकम होती है, ठीक है, तो उस इनकम पे जो इनकम होगी उसकी क्लबिंग नहीं होगी। उस इनकम पे जो इनकम होगी उसकी क्लबिंग नहीं होगी। सर क्या मतलब है इसका? सुनिए। मैंने अपनी वाइफ को कुछ शेयर्स गिफ्ट करे, मैंने अपनी वाइफ को कुछ शेयर गिफ्ट कर दिए, राइट। अब वो शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलेगा वो मेरी इनकम में क्लब होगा। हाँ सर होगा, क्योंकि मैंने विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन उनको शेयर्स दिए, राइट। अब उन शेयर्स के ऊपर बोनस शेयर मिले, उन शेयर्स के ऊपर क्या मिले सर? बोनस शेयर मिले, ठीक है। अब फ्यूचर में ओरिजिनल शेयर पे भी डिविडेंड मिलेगा और बोनस शेयर पे भी डिविडेंड मिलेगा, राइट। तो ओरिजिनल शेयर पे जो डिविडेंड मिलेगा वो तो मेरी इनकम में जुड़ेगा, क्योंकि वो तो मेरी एसेट है उनके पास। पर जो बोनस पे डिविडेंड मिलेगा वो मेरी इनकम में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो एक्रीशन ऑफ इनकम हुआ है उनको, वो बोनस उनको मिले थे तो वो उनके हो गए, इसलिए उस पे होने वाली इनकम मेरी इनकम में क्लब नहीं होगी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट और सुन लीजिए। मैंने अपनी वाइफ को 5 लाख रुपए के बॉन्ड दिए, ध्यान से सुनना, मैंने अपनी वाइफ को 5 लाख रुपए के बॉन्ड दिए 12% इंटरेस्ट वाले। उस 5 लाख के बॉन्ड के ऊपर सर वाइफ को 60,000 रुपए इंटरेस्ट मिला पहले साल, तो वो 60,000 का इंटरेस्ट मेरी इनकम में जुड़ जाएगा। पैसा उन्हीं के पास है, बस मेरी इनकम में टैक्सेबल हो गया है, राइट। यस सर। अब उन्होंने वो 60,000 रुपए भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया, मान लीजिए बैंक में एफडी करवा दी या बैंक में डिपॉजिट करवा दी, ठीक है। अब अगले साल
उनको 5 लाख के जो बॉन्ड मैंने दिए थे उस पर दोबारा 60,000 मिलेंगे, प्लस जो 60,000 उन्होंने इन्वेस्ट किए थे उस पर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जो मैंने बॉन्ड दिए उस पर जो 5 लाख मिलेंगे वो तो मेरी इनकम में आएंगे, क्योंकि वो तो मेरी एसेट है उनके पास, तो उस पर तो वो जो भी मिलेगा वो आएगा मेरे पास। बट ध्यान रहे कि उनको उस 60,000 पे होने वाली जो इनकम है वो क्लब नहीं होगी, बिकॉज दैट इज इनकम ऑन इनकम, राइट। तो सर इनकम अराइजिंग टू द ट्रांसफर, ट्रांसफर कौन है, वो जिसको हमने दिया है, फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड इनकम इज नॉट क्लब, राइट। चलिए अभी आगे चलते हैं। आगे लिखा सर इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। आपने बहू, सन्स वाइफ को क्या बोलते हैं सर, बहू बोलते हैं। तो आपने बहू को कोई एसेट दे दी बिना एडुकेट कंसिडरेशन के, ठीक है, या बिना कंसिडरेशन के, या तो बिना पैसे में या कम पैसे में, तो उससे होने वाली इनकम भी आपकी इनकम में क्लब हो जाएगी। ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे लिखा है सर इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमने एक ट्रस्ट बनाया, ठीक है, या कोई ट्रस्ट चल रहा है ऑलरेडी, हमने उस ट्रस्ट को एक प्रॉपर्टी दे दी कि भैया ये मेरा घर है, आप इसको एक धर्मशाला बना लो या गेस्ट हाउस बना लो या होटल बना लो, जो आपको बनाना बना लो आप, हम आपको ये प्रॉपर्टी दे रहे हैं। पर आपको क्या करना है, हर महीने हमारी वाइफ को या हमारी सन्स वाइफ को कुछ पैसे देने हैं, ठीक है। इसका मतलब हमने उनको जो ट्रांसफर किया है, हमने उनको जो ट्रांसफर किया है वो किस लिए किया है, फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ, राइट। स्पाउस या सन्स वाइफ के बेनिफिट के लिए किया है। तो उससे जो इनकम होगी, ठीक है, उससे जो इनकम होगी उस पर भी क्लबिंग प्रोविजन लग जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे आ जाएगी सर इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट, तो इसको आप इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे। देखिए माइनर चाइल्ड की जो इनकम होती है, तो माइनर चाइल्ड को मैं मानता हूं 3 तरीके से इनकम होती है। मैंने आपको रेगुलर क्लास में बताया हुआ है माइनर चाइल्ड को 3 तरीके की इनकम होती है। एक वो इनकम सर जिसमें माइनर चाइल्ड का टैलेंट हो, स्किल हो, ठीक है, एक वो इनकम जिसमें माइनर चाइल्ड का टैलेंट हो, स्किल हो, वो इनकम की क्लबिंग नहीं होती है, वो माइनर चाइल्ड के हैंड में ही टैक्सेबल रहेगी। दूसरी वो इनकम जो माइनर चाइल्ड अपने मैनुअल वर्क से, फिजिकल मेहनत से कमाता है, ठीक है, जैसे वो मजदूरी करता है या ऐसा कुछ भी करता है, तो वो इनकम भी उसी के हैंड में टैक्सेबल रहेगी, वो भी क्लबिंग में नहीं आएगी, ठीक है। और तीसरी इनकम ऐसी जिसमें ना बच्चे का टैलेंट है, ना बच्चे का मैनुअल स्किल है, ना बच्चे का कोई स्किल है, स्किल टैलेंट और मैनुअल वर्क कुछ नहीं है, तो वो इनकम क्लब होगी पेरेंट्स के हैंड में। सर ऐसा क्यों, देखिए ध्यान से सुनिए। हमें बच्चे से दुश्मनी नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि सर बच्चा टैक्स नहीं भर सकता, बच्चा टैक्स भर सकता है, उसके बिहाफ पे कोई और भर सकता है, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भर देगा, या पेरेंट्स उसके बिहाफ पे भर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी कोई इनकम उसके यहाँ ट्रांसफर ना कर दी जाए। बेसिकली हमारा जो पर्पस था इस पॉइंट को बनाने का वो ये था कि सर हमारी कोई इनकम हमने बच्चे के नाम ना कर दियो, इस चीज को ध्यान रखा है। अब जिस काम में बच्चे की स्किल है उसमें तो हमारा क्या रोल है, जिस काम में बच्चे का टैलेंट है उसमें हमारा क्या रोल है, जिस काम में बच्चे ने मैनुअल वर्क किया है, मेहनत की, उसमें हमारा क्या रोल है। इसका मतलब वो प्योरली बच्चे की ही इनकम है, इसलिए उन पे क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगाए गए, समझ गए। तो अगर बच्चे ने स्किल, टैलेंट, मैनुअल वर्क से कोई इनकम कमाई है, वो उसी के हैंड में टैक्सेबल रहेगी, वो पेरेंट्स के हैंड में क्लब नहीं होगी। और इसके अलावा कोई इनकम कमाई है तो वो पेरेंट्स के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी। अब सर कौन से पेरेंट्स में, माता या पिता, तो सर कोई से में भी हो सकती है। तो इसके लिए प्रोविजन बनाया गया हु हैव हायर इनकम, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है हमें टैक्स ज्यादा से ज्यादा मिले, तो उन्होंने कहा भैया जिसकी इनकम ज्यादा है, माता या पिता, जिसकी भी इनकम ज्यादा है उसके हैंड में बच्चे की इनकम जोड़ दो, ठीक है, जिसकी इनकम ज्यादा है उसके हैंड में बच्चे की इनकम जोड़ दो। ठीक है, क्या सर सारे बच्चों की, यस, सारे बच्चे की इनकम उसमें जोड़ दो जिसकी इनकम ज्यादा है, ठीक है। अब सवाल सर एक और निकल के आता है यहाँ पे कि मान लो सर पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, तो पेरेंट्स की मैरिज सब्सिस्ट नहीं करती है, डाइवोर्स हो गया, तो भैया उस पेरेंट्स की इनकम में जोड़ दो जिसके पास बच्चे की कस्टडी है, जो बच्चे को मेंटेन करता है, जिसके पास बच्चे की कस्टडी है। जाहिर सी बात है उसकी इनकम में जुड़ेगी, जो अलग चला गया है उसकी तो इनकम में नहीं जुड़ेगी, समझ गए। तो अगर शादी है, सब्सिस्ट करती है, अभी भी मैरिज है, तो माता या पिता जिसकी इनकम ज्यादा है उसमें जोड़ दीजिए, और अगर शादी नहीं है तो जो बच्चे को मैनेज करता है उसकी इनकम में बच्चे की इनकम जोड़ दीजिए। क्लियर है? ठीक। अब इसमें स्पेशल प्रोविजन पे आओ कि जिस भी
पेरेंट्स में बच्चे की इनकम क्लब होगी, उस पेरेंट को हर बच्चे के लिए 1500 रुपए की एक एग्जम्पशन मिलेगी, 1500 रुपए तक की एक एग्जम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 1032। अंडर सेक्शन 1032 में उसे 1500 रुपए तक की एग्जम्पशन मिलेगी। अब सर ये 1500 रुपए तक की का क्या मतलब है? जितनी इनकम बच्चे की क्लब हो रही है पेरेंट्स के अंदर, या तो वो अमाउंट, ठीक है, जितनी इनकम क्लब हो रही है या तो वो अमाउंट या 1500, दोनों में जो भी कम हो उतनी छूट मिलेगी। कैसे सर? मान लीजिए एक बच्चे की इनकम 800 रुपए है जो पेरेंट्स में क्लब हो रही है, तो 800 क्लब होने गया और उसमें से 800 का एग्जम्पशन भी मिल गया, तो जीरो अमाउंट हो गया। बच्चे की इनकम 2000 रुपए जो पेरेंट्स में क्लब होने वाली है, तो 2000 क्लब होने जाएंगे और उसमें से 1500 रुपए का एग्जम्पशन मिल जाएगा, तो 500 रुपए ही नेट क्लब होंगे पेरेंट्स की इनकम में, राइट? ओके, आगे आ जाते हैं सर। आगे एक पॉइंट और आ जाता है स्पेशल, कि अगर बच्चा डिसेबल्ड है, अगर बच्चा क्या है? डिसेबल्ड है। कौन सा डिसेबल्ड? जो 80U में बताया था ना, डिडक्शंस वाले चैप्टर में, कि अगर बच्चा डिसेबल्ड है तो उसकी कोई भी इनकम क्लब नहीं होगी, चाहे कैसी भी इनकम हो, चाहे किसी भी नेचर की इनकम हो, वो क्लब नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए एक रीडिंग करवा देता हूं आपको कि माइनर चाइल्ड को सर कोई इनकम होती है तो वो पेरेंट्स की इनकम में क्लब होगी। कौन से पेरेंट्स में होगी सर? जिसकी इनकम ज्यादा हो। अगर माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी है तो क्लबिंग नहीं होगी। अगर माइनर चाइल्ड मैनुअल वर्क से कमा रहा है तो क्लबिंग नहीं होगी। और अगर माइनर चाइल्ड ने स्किल या टैलेंट से कमाया है तो भी क्लबिंग नहीं होगी, राइट? चलो, अब बोला सर इफ अबो केसेस, अब इन केसेस में जब क्लबिंग नहीं होगी तो इनकम किसके हैंड में टैक्सेबल होगी? माइनर चाइल्ड के हैंड में टैक्सेबल होगी। अब माइनर चाइल्ड तो टैक्स भरने के लिए लाइबल वो नहीं है ना, एलिजिबल नहीं है, तो उसके लिए उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा या उसका कोई लीगल गार्जियन हो सकता है, वो उसके उसके बिहाफ पे रिटर्न फाइल कर देंगे और टैक्स का पेमेंट कर देंगे। देखिए दोनों बातों में फर्क है, उसके बिहाफ पे टैक्स पे करना या उसकी इनकम को अपनी इनकम में जोड़ के टैक्स पे करना, दोनों बातों में फर्क है। उसके बिहाफ पे कर रहे हैं तो टैक्स उसी का है, इनकम उसी की है, हम तो सिर्फ उसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, और उसकी इनकम हमारी इनकम में जुड़ने का मतलब क्लबिंग होता है, राइट? ओके, ठीक है, आगे देख लीजिए सर। आगे बोला गया कि सर अगर शादी सब्सिस्ट नहीं करती है तो जो बच्चे को मेंटेन करता है उसकी इनकम में जुड़ जाती है। यहाँ पे बच्चे में स्टेप चाइल्ड भी इंक्लूड है और अडॉप्टेड चाइल्ड भी इंक्लूड है। अगर आपका कोई सौतेला बच्चा है वो भी उसमें, उस पर भी क्लबिंग प्रोविजन लगेंगे, और आपने किसी को गोद लिया है, ठीक है, अडॉप्टेड चाइल्ड है, उस पर भी ये प्रोविजन लगेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे माइनर मैरिड डॉटर का। अब माइनर मैरिड डॉटर में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है सर? कॉन्फ्लिक्ट नहीं मतलब अलग अलग जगह अलग अलग प्रोविजन है। क्या बोला गया है सर? सेक्शन 27 जो हम पढ़ते हैं ना, डीम्ड ओनरशिप, सेक्शन 27 जो पढ़ते हैं डीम्ड ओनरशिप, उसमें तो बोला गया है कि अगर आप माइनर मैरिड डॉटर को एसेट ट्रांसफर करते हैं तो आप डीम्ड ओनर माने जाएंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पे जब सेक्शन 64 पढ़ाया जा रहा था ना ऊपर, 64(1)(a), वहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा, वहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, अगर हाउस प्रॉपर्टी में क्या बोला गया कि अगर आप माइनर मैरिड डॉटर को एसेट ट्रांसफर करते हैं तो माइनर मैरिड डॉटर ही उसकी मालिक है, ठीक है। अच्छा मैंने ऐसा बोल दिया था कि आप मालिक नहीं, माइनर मैरिड डॉटर को अगर एसेट ट्रांसफर की है सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग, तो उसमें बोला गया माइनर मैरिड डॉटर ही डीम्ड ओनर है, तो फिर तो टैक्स वही देगी, हम देंगे नहीं, बात ही खत्म होगी। पर सेक्शन 64(1)(a) के अंदर ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं लिखा गया, इसलिए माइनर मैरिड डॉटर की इनकम को आप क्लब कर देंगे, ठीक है, आप इसको क्लब कर देंगे। दोबारा सुन लीजिए, अगर माइनर मैरिड डॉटर को कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है तो आप उसकी क्लबिंग नहीं करेंगे, पर इसके अलावा कोई इनकम अगर ट्रांसफर की गई है तो आप उसकी क्लबिंग कर देंगे। इज दैट क्लियर? आगे आ जाइए सर। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 कह रहे हैं सर कन्वर्जन ऑफ सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू एचयूफ प्रॉपर्टी। हिंदी में बोले तो कि हमारी एसेट को एचयूफ की प्रॉपर्टी में मिलाना, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हालांकि एग्जाम में आने के चांसेस इसके बहुत कम होते हैं। सुनिए, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और मैंने, अब प्रॉपर्टी कैसे कैसे होती है देखिए, एचयूएफ का अलग स्टेटस होता है, मेंबर्स का अलग स्टेटस होता है। मैं एक एचयूएफ का मेंबर हूं और मेरे पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। मैंने अपनी प्रॉपर्टी एचयूएफ को ट्रांसफर कर दी विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, मैंने कुछ नहीं लिया और अपनी प्रॉपर्टी को मिला दिया किसमें? एचयूएफ की प्रॉपर्टी में मिला दिया, राइट? ठीक है सर। अब क्योंकि एचयूएफ और उसके मेंबर रिलेटिव ही होते हैं सारे, तो मैंने उनको बिना कंसिडरेशन की वो प्रॉपर्टी दे दी, तो एचयूएफ को जो भी इनकम होगी उस प्रॉपर्टी से वो इनकम मेरे हैंड में क्लब होगी, राइट? एचयूएफ को अभी उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी वो मेरे हैंड में क्लब होगी, क्योंकि मैंने अपनी प्रॉपर्टी उनको बिना पैसे के दी,
ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। क्या लिखा है सर? इफ एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर इज असेट टू एचयूएफ विदाउट कंसिडरेशन और इन एडिक्वेट कंसिडरेशन देन इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी शैल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर। समझ गए? तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी एचयूएफ को दी, एचयूएफ को जो भी इनकम हो रही है वो मेरे हैंड में टैक्सेबल हो रही है। अभी तक तो एक प्रोविजन। अब सर सब्सिक्वेंटली एक नया सिस्टम आया, ओके। अब सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, एक सिस्टम और हुआ सर कि उस प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया, एचयूएफ का बंटवारा हो गया, तो जो प्रॉपर्टी मैंने एचयूएफ को दी थी उसका भी बंटवारा हो गया। जाहिर सी बात है, उसका भी बंटवारा हो गया। अब उसका जब बंटवारा हुआ उस प्रॉपर्टी का, तो वो प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा मेरी वाइफ को मिल गया, कुछ बच्चा मेरे माइनर चाइल्ड को मिल गया, या कुछ हिस्सा मेरे भाई बहन को मिल गया। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर ऐसा हुआ तो अब बंटवारा होने के बाद तो हर मेंबर की इनकम अपनी अपनी है, वो इनकम तो एचयूएफ की नहीं है। ठीक है, तो बंटवारा होने के बाद तो हर मेंबर की अपनी अपनी इनकम है, उसमें एचयूएफ का कोई रोल नहीं है। तो इस केस में एक हिस्सा जो मेरी वाइफ के पास चला गया, एक हिस्सा जो मेरे माइनर चाइल्ड के पास चला गया, तो उसका क्या होगा? तो जो हिस्सा मेरी वाइफ के पास गया है वो हिस्सा तो मेरी इनकम में जुड़ जाएगा, वो हिस्सा तो मेरी इनकम में जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इनडायरेक्टली मैंने अपनी एसेट पहले एचयूएफ में ले गया, फिर वहां से मैंने किसको डाइवर्ट कर दी, अपनी वाइफ को। सीधा देता तो भी तो क्लबिंग होती, अगर मैं एसेट सीधा अपनी वाइफ को देता तो भी तो क्लबिंग होती, पर मैंने सीधा ना देके पहले एचयूएफ को दिया, वहां से बंटवारा करवा के किसको दे दिया, वाइफ को दे दिया। तो बोला गया भैया डायरेक्ट करो चाहे इनडायरेक्ट करो, ट्रांसफर तो हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, आपकी हैंड में क्लब कर देंगे। आगे बात समझ में? यस। अब सर माइनर चाइल्ड की इनकम, तो माइनर चाइल्ड की इनकम तो वैसे भी पेरेंट्स में क्लब होती है, इसमें तो कोई टैलेंट नहीं है ना उसका, घर के बंटवारे में उसको कुछ हिस्सा मिला है तो उसमें तो उसका कोई टैलेंट नहीं है, तो उसकी इनकम तो वैसे भी क्लब होनी है, तो वो अकॉर्डिंग टू रूल जिसके भी हैंड में, माता या पिता के हैंड में क्लब होनी होगी वो हो जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे अंदर ही आनी है, वो इनकम भी मेरी इनकम में ही आनी है। इज दैट क्लियर? ओके, आगे आ जाइए सर। 9 पर क्रॉस ट्रांसफर। देखिए क्रॉस ट्रांसफर ऐसा है कि अगर मैं अपनी वाइफ को एसेट देता हूं विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, तो जाहिर सी बात है उससे होने वाली इनकम मेरे हैंड में क्लब होगी। तो हमने एक प्लानिंग की क्या, कि मैंने अपने भाभी जी को, मान लीजिए है ना, मैंने अपने ब्रदर की वाइफ को मैंने एक एसेट गिफ्ट कर दी, और मेरे ब्रदर ने मेरी वाइफ को एक एसेट गिफ्ट कर दी, ताकि क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट ना हो, घर का पैसा घर में रह जाए और क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट ना हो। तो इसे क्या बोला गया, क्रॉस ट्रांसफर बोला गया। अब अगर असेसिंग ऑफिसर को इस बात पे शक हो जाता है और वो इस चीज को पकड़ लेता है, इस कनेक्शन को, तो उससे होने वाली इनकम को क्लब कर दिया जाएगा। मेरी स्पाउस को जो इनकम हो रही है वो मेरी इनकम में जुड़ जाएगी, और ब्रदर स्पाउस को जो इनकम हो रही है वो ब्रदर की इनकम में जुड़ जाएगी। समझ गए? ठीक है, लास्ट पॉइंट देख लीजिए सर, असेट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ये ठीक है, इस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, तो देखिए क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि मान लीजिए सर मेरी स्पाउस कोई बिजनेस कर रही है, मेरे स्पाउस मेरी वाइफ कोई बिजनेस कर रही है, ठीक है, उनको पैसे की जरूरत पड़ी या मैंने उनको कोई फंड दिए और वो फंड भी उन्होंने पैसे में बिजनेस में लगा दिए। उनको पैसे की जरूरत थी, मैंने उनको कुछ फंड दिए और उन्होंने वो फंड भी बिजनेस में लगा दिए। अब सवाल यह है कि उस बिजनेस से होने वाली जो इनकम है वो स्पाउस की मानी जाएगी या मेरी मानी जाएगी, वो स्पाउस की मानी जाएगी या मेरी मानी जाएगी। तो उसमें क्या प्रोविजन डाला गया वो सुनिए। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखते हैं सर फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन मतलब मैंने वाइफ को फंड दिए सर 1 जून 2020 को, तो 20-21 में जो इनकम कमाई जाएगी उसमें क्लबिंग होगी क्या? नहीं सर, उसमें क्लबिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वाइफ का पैसा तो लगा है 1 अप्रैल से और मेरा पैसा लगा है 1 जून से। ठीक है, तो इसका मतलब साल के पहले दिन, प्रीवियस ईयर के पहले दिन मेरा पैसा उसमें नहीं लगा हुआ था, तो इस साल क्लबिंग नहीं होगी। क्या सर अगले साल क्लबिंग होगी? यस, अगले साल क्लबिंग होगी, क्योंकि अगले साल के पहले दिन, प्रीवियस ईयर के पहले दिन मेरा भी पैसा बिजनेस में है और वाइफ का पैसा भी बिजनेस में है, तो जो हमारा कैपिटल रेशियो रहेगा उस रेशियो के अंदर हमारी इनकम क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। ओके, आई होप आपके लिए ये रिवीजन लेक्चर बेनिफिशियल रहेगा। अगर अच्छा लगे, बेनिफिशियल लगे तो लाइक करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आपके लिए और नए नए वीडियोस ला सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।